तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद है। देखिए, पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, लगाते चलिए आंसर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब आप बताओगे, जब किसी वस्तु को आवेशित हम लोग चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज और दूसरा होता है माइनस चार्ज। अगर प्लस करेंगे तो भाई बढ़ेगा, घटाएगा, माइनस करेंगे तो घटेगा, इसीलिए ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कौन सा बल है। तो कूलम्ब बल जो है ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का सी इज द करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ जी, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। तो सतह के लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ये कंजर्वेटिव होता है भाई, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। लगा लो आप सभी, बहुत ही सही जवाब है। ओके, चलिए देखिए फटाफट से एक बार क्लास को भी आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, ऐसे लास्ट में करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए एक बार क्लास को लाइक कर दो आप सभी। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो उसका होता है विद्युतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता। आवेशित खोखले गोले के अंदर की जब भी बात हो तो भाई आप जो है अंदर जब भी फोकस दूरी पूछे, फ्लक्स पूछे, कुछ भी पूछे तो आप क्या होता है, तो ये शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर सवाल देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, बताओ आप सभी। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो फैराड होता है। 1 फैराड बराबर आपको बताया था मैंने, 1 फैराड बराबर जो होता है 1 कूलम पर वोल्ट होता है, आपको मैंने बता चुका है। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होगा। परावैद्युत नियतांक पूछा गया है, वो हमेशा अधिक होगा, किससे अधिक होगा। ये हमेशा अधिक होता है 1 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है, बताओ आप सभी। वे द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर भी निर्भर करता है और ऊष्मीय ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, इसीलिए आप कह सकते हो कि 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप में वृद्धि होती है, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बताओ आप सभी कि 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध पूछा गया, कंडक्टर का रेजिस्टेंस पूछा गया आप सभी से, तो वो हमेशा क्या होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। बताओ जी आप सभी, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग ये जो होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका मात्रक है भाई। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो एनर्जी का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा भाई 1 यूनिट बराबर होता है 1 बीओटी यूनिट और बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वो
3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। ऑप्शन बी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेश भाई कूलम के द्वारा होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, आपको भी पता होगा कि ये कूलम हो जाएगा। विभवांतर विभवांतर भाई वोल्ट के द्वारा मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापते हैं, कौन सा, तो अभी तो फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लगा लो 13 का डी इज द करेक्ट आंसर। और लाइव क्लासेस 9:30 पर होती है, उसमें भी आप लोग जुड़ना भाई, बहुत ही मजा आएगा। देखो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर हावर जो मात्रक है वो किसका होता है, तो ये आवेश का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा भाई, एक समान वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे वैसे तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर, किसको जोड़कर हम लोग गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में चेंज कैसे करेंगे, तो किसको जोड़कर, तो ये हो जाता है क्या, तो ये श्रेणी क्रम में उच्च रेजिस्टेंस को जोड़कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, एमीटर को भाई संट करने पर जो इसकी माप सीमा सीधे रूप से बढ़ जाती है, ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छप जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भाई, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। फ्री में पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है। चलिए इस क्लास के लास्ट में हम बता देते हैं कि कहाँ पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं होता है भाई, एकदम मस्ती में फ्री में पढ़ाई करो। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण की घटना खोजी गई थी किसके द्वारा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो खोजी गई थी वो खोजी गई थी फैराडे साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम ये सब पढ़े हो कि नहीं, लेंज का नियम। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर, डायनेमो का कार्य जो सिद्धांत जो आधारित होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो ऐसा मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है बताओ आप सभी। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा हेनरी, आपको भी पता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, ये इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात यानी कि प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारितीय प्रतिघात आए, तो आप सबका जो है ओम लगा देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लगा लो 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर सवाल देखिए, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्या कहा जाता है उसको, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ आप सभी। 23 का करेक्ट आंसर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डायनेमो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी बात को उल्टा लिख दे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको मोटर कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है वो क्या होता है, बताओ आप सभी। तो यह हो जाता है वेबर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया, जिसको हम लोग WB के द्वारा डिनोट करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, कुछ पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से कम होती है, 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे भी से। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, हमारा हमेशा जो होता है माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, लोहे का परमाणु क्या होता है, लोहे का परमाणु लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक होता है। ऑप्शन सी लगा लो, 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी, किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है, तो लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है भाई, हमारे साथ लास्ट तक बने रहो और सारे प्रश्नों को रटते चलो। देखो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण मैंने कितना बार रटा चुका है, 90 डिग्री का कोण होता है, कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे भी से। तो 29 का करेक्ट क्या
हो जाएगा तो गामा रेज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर सवाल देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति क्या होती है, तो वो होती है क्या, तो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लगा लो आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफिनाइट होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का सी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर सवाल को देखिए, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो यह होता है टोटल रिफ्लेक्शन के कारण। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया पूर्ण परावर्तन के कारण। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर दूर बिंदु पूछे, दूर बिंदु, तो ये क्या, तो अनंत होता है भाई। तो कौन सा भी, तो सामान्य न्यूनतम दूरी पूछा तो 25 सेंटीमीटर। कहाँ, तो ऑप्शन डी में दे दिया गया, करेक्ट आंसर है। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। प्रकाश जो है वो किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है, बताओ आप सभी। तो ये ईथर कण के कंपनों से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, वह घटना क्या, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने से उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं। और यह क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, याद कर लेना। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर क्या, जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि पूछ देगा कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, आप क्या समझते हैं, क्या होता है, किसे कहते हैं, तो लगा देना। वह घटना जिसमें कुछ मेटल पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, वो कहलाते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। याद रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इस 35 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में।